अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं लिथुआनियन इमिग्रेशन 2023 जुलाई के बाद काफ़ी चेंजेस आई हैं उनकी वीज़ा पॉलिसी को लेकर। तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपको अपडेट करनी चाहिए। और इवन कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लें, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलना होता है या नहीं मिलना होता। और इवन के जो मेरी वीडियो थी पुरानी बैंक स्टेटमेंट को लेके, आज से 2 या ढाई साल पहले, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, डज़न्ट मेक सेंस, अब अपडेट करना चाहिए नए अंदाज में, नई पॉलिसीज़ के साथ। तो इवन के बहुत एक डिमांडिंग टॉपिक था ये, कमेंट्स में, ईमेल्स में, मैसेजेस पे, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से ठीक है जी। तो अच्छा, तो कमिंग टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि आई बिलीव दैट पर्सनली योर बैंक स्टेटमेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन योर होल प्रोफाइल। आपकी पूरी प्रोफाइल में जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो सेकंड नंबर पे आता है इम्पोर्टेंस के हवाले से। सही है। चाहे आपका प्रोसेस स्टडी के लिए है, चाहे आपका बिजनेस है, विजिट है, ठीक है जी, वर्क है, जिस भी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं आप, ये जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस आज से लेके मतलब कि आगे नस्लों तक ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी समझ लें कि इम्पोर्टेंस बहाल रहेगी इसी तरह से। सही हो गया। और यही जो डॉक्यूमेंट होता है यही आपका डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं। यही डिसाइड करता है, इसी चीज़ से जज करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट से वीज़ा ऑफिसर जज करता है आपको। आपकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है, वो आपका चेक करता है कि आया आप उसके कंट्री जाके आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, वहाँ रहेंगे, या मतलब वहाँ से रहकर वापस अपने कंट्री आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब मैंने वर्ड यूज़ किया सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है। सही है। यस ऑफ कोर्स वो भी है एक, वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो बाप है वो फर्स्ट पे आता है। बिल्कुल वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक्चुअली एक चैनल है जिसके थ्रू हमने इस वीज़ा प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसका नाम है आपका वीज़ा इंटरव्यू। ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसको बीच में एम घुसेड़ रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा उसका भी आइडिया आपको दे देता हूँ। सही है। बैंक स्टेटमेंट देखिए जी, कम है चाहे ज़्यादा है, सही है। इवन के मैंने बहुत से लोग देखे हैं कम बैंक स्टेटमेंट लगी हो, सही है, वो फिर भी निकल जाते हैं, उनका वीज़ा पास हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा लगी हो जिनकी, उनका इवन के वीज़ा रिजेक्ट भी होता हुआ मैंने देखा है। सही है। तो इट डजेंट मैटर, बैंक स्टेटमेंट का कोई ऊंच नीच नहीं है। ठीक हो गया। बट इसको अगर फॉर एग्जांपल, इसका एक तरीका होता है, ऑफ कोर्स आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने सही तरीके से उसको मेंटेन करके सही कारकर्दगी के साथ आपने वीज़ा ऑफिसर को शो नहीं किया एक उसके जिस अंदाज से आपको करना चाहिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक ही गलती होती है, और बस वो गलती की आपने कि आपने सही तरीके से नहीं उसको रिप्रेजेंट किया बैंक स्टेटमेंट को, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट। अच्छा, जो आपका इंटरव्यू होता है, जो फर्स्ट, जो मैं जी कह रहा हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है आपकी वीज़ा इंटरव्यू, वीज़ा आपके प्रोसेस में, चाहे आपका प्रोसेस स्टडी का है, बिजनेस का है, आपका टूर का है, आपका जी वर्क का है, तो वो जो इंटरव्यू है उसमें चले, बैंक स्टेटमेंट तो हो गया ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बैंक स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करना है, दैट्स इट, नथिंग। योर वीज़ा इंटरव्यू, उसमें 10 चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है। 10 में से अगर एक भी चीज़ गलत होगी तो आपका, ठीक है, वो खत्म, आपकी कहानी खत्म, आपका वीज़ा रिजेक्ट। सही हो गया। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे अगर आपसे, तो 10 में से कोई एक दो भी गलत आपने आंसर दिया, ठीक है, वो सेटिस्फाई ना हो पाया, यू आर फायर्ड, आपका जो है रिजेक्ट हो गया वीज़ा। तो दिस इज़ वाई मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ को काउंट करता हूँ कि जो आपका वीज़ा इंटरव्यू है वो फर्स्ट पे आता है रैंकिंग में, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस से लिहाज से, और बैंक स्टेटमेंट सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। तो वीज़ा इंटरव्यू तो देखो एक अलग टॉपिक है, ना इसका उससे कंसर्न है, बट मैं फिर भी आई डोंट नो वाई मैं डीपली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो फिर किसी दिन ऑफ कोर्स हम डिटेल में बात करेंगे। बट कमिंग टू द पॉइंट, ये जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यार, मतलब आपको 6 महीने जाने से पहले ही तैयारियां इसकी करनी चाहिए या करनी पड़ती है। सही है। चाहे आप वर्क वीज़ा के लिए, वर्क के लिए तैयार हो रहे हैं, वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, जिस भी वीज़ा के लिए आपने आज से 6 महीने बाद लाइक अप्लाई करना है, 6 महीने पहले इसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका फ्लाइट टिकट हो गया, आपकी
बुकिंग हो गई, आपकी पासपोर्ट हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम अरसे में बन जाती हैं। कुछ चीज़ें तो यार एक दिन में ही बन जाती हैं। बस आपका एक वाहिद पासपोर्ट है जो कोई आजकल कोई 25 to 30 डेज में बन जाता है, बट द वन एंड ओनली इज डॉक्यूमेंट विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यार, लॉन्ग टाइम, जो है आपका वो बैंक स्टेटमेंट होता है। ठीक हो गया जी। तो इस पे मीन्स के अब ये है कि पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बैंक स्टेटमेंट को लेके। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्स कैसे करनी है, हाउ टू मेंटेन द बैंक स्टेटमेंट, और कितनी होनी चाहिए, हाउ मच, और दूसरा है कि आपका कितनी देर की होनी चाहिए, हाउ लॉन्ग, ठीक है, एंड किसको स्पॉन्सर कर सकते हैं हम, whom we can sponsor, और at the last can we use the money in our bank, ठीक है, क्या हम जो पैसे होते हैं उसमें वो बैंक में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस्तेमाल में इसको भी, आपका जो लास्ट पॉइंट है इसको भी समझाऊंगा। ऑलराइट, सॉरी यार वो बीच में ही बैटरी लो हो गई और वीडियो बीच में ही कट हो गई, हालांकि आज तक मैंने कभी वो वीडियो अपनी कट की नहीं है। एनीवेज, तो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जितने भी थे बैंक स्टेटमेंट को लेके, और 5-6 पॉइंट्स हैं ये, इनको हम हर पॉइंट को, एवरी पॉइंट, सिंगल पॉइंट, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने एक वैसे ही बैंक स्टेटमेंट शो किया है, कुछ ऐसे इस तरह का दिखता है बैंक स्टेटमेंट। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए आपसे अभी, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ टू मेंटेन कैसे करना है। ये ही सबसे बड़ी लॉजिक होती है। मतलब इसमें लोग ना मार खा जाते हैं कि लाइक ये है क्या चीज़, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं वो धड़ल्ले से ना 20-25 लाख बस उठा के बैंक में मारते हैं किसी से लेके, अगर उनके पास नहीं होते तो वो फिर मीन्स कि जब वीज़ा ऑफिसर देखता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, यार इसकी तो बैंक स्टेटमेंट पिछले 5-6 महीने में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ठीक है, 2000-3000 है, 4000 है महीने में, बहुत कम है, और यकदम जब इसने वीज़ा अप्लाई करना है तो आखिरी महीने में आके इसके पास 20 लाख आ गया यकदम से। तो ऑफ कोर्स वो फिर बंदा भी अब आंसर नहीं दे सकता कि भाई ये तूने लिए कहाँ से हैं पैसे। तो देखो, पता है ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो देखो यार, आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है ना एक अच्छे तरीके से, देयर इज़ नो चांस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, बट शर्त क्या है कि वो अच्छे से लाइक मेंटेन होनी चाहिए। अब उसका क्या तरीका है कि मेंटेन कैसे करनी है आपने, उसके दो केसेस होते हैं कि अगर तो आप इट डजेंट मैटर, आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, या आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, तीनों कैटेगरी सेम है। तो मीन्स के तीनों चीज़ों के लिए सेम बैंक स्टेटमेंट, एक ही बैंक स्टेटमेंट, एक ही तरीक़ेकार होता है इसको बनाने का, इसको मेंटेन करने का। तो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, दो तरह के बंदे होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं इसमें। एक बंदा होता है जो खुद से ही, मैं अब क्योंकि हमारा स्टडी का काम है तो मैं स्टडी की एग्जांपल ही दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने स्टडी करनी है लिथुआनिया में, तो उसने जाना है, ठीक है, तो अब वो क्या शो करेगा, वो किसकी बैंक स्टेटमेंट करेगा। अगर तो वो लाइक खुद एम्प्लॉयड है, वो काम शाम करता है अपने कंट्री में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो जॉब करता है, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना सारा खर्चा खुद ही करता है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब करता है तो इन दिस केस उसकी जो सारी सैलरी है, उसका क्या तरीका है, उसकी जो सारी सैलरी होती है, ठीक है, वो आनी चाहिए उसके बैंक अकाउंट में सीधी, ठीक हो गया। वो जितनी भी है, 50,000 है, 60,000 है। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन होती है कि यार अगर 50,000 60,000 से कम है उसकी सैलरी उस बंदे की, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20,000 है, 25,000 है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि ये बहुत कम एक बैलेंस होता है। तो यूरोप जैसे कंट्री में बंदा कैसे सरवाइव कर सकता है इस तरह की सैलरी के ऊपर 20-25 हज़ार पे। एटलीस्ट 60,000 तो एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है एक बंदे को रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो करने के लिए। तो उसका तरीका कि फिर ये होता है कि आप अपनी सैलरी भी डालें, आप किसी से लेकर, सही है, किसी से लेकर किसी फ्रेंड से हर रोज़ नहीं, हर महीने 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसको थोड़ी सी अमाउंट दें। या आपका अगर कोई फ्रेंड है तो आप उसको, अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसे बोलें कि भाई कोई 20,000 25,000 या उसकी सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है।
तो फिर ये है कि वो जो बैलेंस होता है वो पर मंथ का वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आई है 25,000, सही है, तो अगर किसी और को भी बोले हम, सही है, कि भाई तू भी अपनी सैलरी डाल दे या कुछ मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, ये भी मुझे भेज दे, मैं तुझे अभी वापस कर दूंगा या अगले दिन वापस कर दूंगा, सही है, उसने पैसे भेजे और अगले दिन तुमने उसको वापस सेंड कर दिए, बस ये पता है क्या, ये ट्रांजैक्शन होती है, मतलब आना और जाना, पैसे डालना पैसे निकालना, इसको मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब कि हर महीने, एवरी मंथ 3 to 4 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए एटलीस्ट 50,000 या 60,000 की, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सही हो गया। 50,000 और 60,000 की अगर होगी स्टेटमेंट, तो अगले 6 महीने जाके हम उनको जब इकट्ठा करेंगे तो फिर वो 18 से 20 लाख रुपए बनते होंगे। सही है, तो जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें ये है कि मैंने आपको ये तो समझा दिया कि इन केस आप जॉब करते हैं, और सेकंड ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की तरफ से, वो आपके जो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने से पिछले जो 3 महीने होते हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो पिछले 3 महीने नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 महीने की तैयारी करें, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। वो कहते यही है कि 3 महीने की ला के दें, पिछले जो 3 महीने हैं आज से, बट मैं कहूँगा कि 6 महीने पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो आपकी तैयारी 6 महीने से पहले ही होनी चाहिए, 6 महीने पहले ही होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट की तैयारी। आपने डाले, आपने निकाले, डाले निकाले, हर महीने 3-4 दफ़ा आपने डालने हैं और निकाल देने हैं, बस ये सिंपल सा काम है यार, बस इसको माइंड में रखें आप। तो दूसरी कैटेगरी क्या है बंदे की? दूसरी कैटेगरी है कि अगर वो जॉब नहीं करता, वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स पे है, अपने किसी और बंदे पे है। तो अगर तो वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, वो उसका ये होगा कि फिर उसका फादर अगर कोई जॉब करता है, सही है, तो वो उसका जॉब करता है, उसका फादर सेम एज इट इज़, उसकी भी जो फादर की सैलरी है वो उसके फादर के अकाउंट में आएगी। सही हो गया। अगर वो कम है सैलरी, तो वो किसी से ले लू के आप अपना आहिस्ता डालें और अपना निकाल के उसको वापस कर दें। 6 महीने तक ये प्रोसेस आपने करना है, सही है। और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट निकालने की बारी आएगी, तो फिर ये है कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी मज़ेदार किस्म की होगी, जो एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि आपने स्टेटमेंट तो आपकी बन रही है, मेंटेन हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये है कि ये ना हो कि बस आ रहे हैं और जा ही रहे हैं, बीच में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपके मतलब कि आपने 4 महीने तक लाइक बैंक को मेंटेन किया, स्टेटमेंट को मेंटेन किया, तो 5वां और 6वां महीना होता है, जो आप कोशिश करें कि उसमें मीन्स के आप सिर्फ डालें उसमें, आप मतलब निकालें ना उसे, क्योंकि वो फिर जो रिक्वायरमेंट होती है 18-20 लाख बैंक में पड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। तो 6वें महीने आके आप यकदम से 20 लाख घुसेड़ोगे बीच में, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि या तो आप अपना 6 महीने से पहले ही उसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहें कि वो एंड पे आके 20 लाख बन जाएं। सही है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि इतने के डालते रहें, निकालें कम डालें ज़्यादा, ताकि वो 6 महीने एंड पे आके जब हमारी टाइम आता है स्टेटमेंट को निकलवाने का, वीज़ा अप्लाई करने का, ताकि तब तक वो बीच में 20 लाख तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस बन जाएं। सही हो गया। तो और जो रिक्वायरमेंट लाइक होती है वो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हाउ टू मेंटेन। सही हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच। तो हाउ मच कितनी अमाउंट होनी चाहिए, ये तो बता दिया मैंने कि 6 महीने की होनी चाहिए। तो अब होनी कितनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द जो आपकी इमिग्रेशन रूल है यूरोप का, वो एटलीस्ट 5,040 यूरोज़ होना चाहिए। सही हो गया। अब 5,040 यूरोज़ को हम अपना करते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीज़ में, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, PKR EUR टू PKR। सही हो गया। तो 5040, तो ये 16 लाख, मतलब कि 16 लाख बन जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि 20 तक हो जाए तो इट्स अ बेटर थिंग। तो इसी तरह से 5040 यूरोज़, 5,040 यूरोज़, 5,000
40 यूरोज़ को हम डिवाइड करते हैं 12 पे, क्योंकि आपको वीज़ा मिलता है, टीआरपी मिलता है 1 साल का। सही हो गया। तो इसी तरह से जो 12 महीने होते हैं आपके, मतलब कि वो 5040 इसलिए बोल रहे हैं, ये आपके पूरे 1 साल का खर्चा होता है। तो 5040 को 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पे हमने अगर 1 महीने का लाइक खर्चा निकालना है तो इट विल बी लाइक कैलकुलेटर 5040 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया जी 420 यूरो। 420 यूरो। सही हो गया। ये पर मंथ आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट में है वो मतलब कि होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जी यूरो टू PKR, ठीक हो गया। 420 हम देखते हैं जी कितने बनते हैं महीने के। 420 1,32,000। तो कोशिश करें कि आपकी जो 1 लाख इक्वल टू 1,32,000 PKR, ट्राई करें, कोशिश करें कि आपकी जो 1 महीने की स्टेटमेंट होती है वो मतलब कि 1,32,000 तक की बने। सही हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप डालें, उसमें पड़े रहें, बट मीन्स कि जो 1 महीना होता है उसमें इतनी ट्रांजैक्शनें हो जाएं, उसमें इतने जो पैसे जब डालते हैं, 4 दफ़ा डाले हैं अगर आपने 3 दफ़ा डाले हों 60,000 करके, तो वो आई थिंक वो 3 दफ़ा 1 महीने में होपफुली ईजिली बन जाते हैं 1,32,000। सेम एज इट इज़ आपने जो है 5-6 महीने ऐसे ही करना है। 1,32,000 पर महीने का आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है। ठीक हो गया। और ये नहीं है कि सिर्फ डालना है, निकाल भी लिया करना जिससे भी लिए हैं या कैसे भी है। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर्ड। तो हाउ मच हो गया आपका हाउ मच हो गया, ओके। सो हाउ लॉन्ग, कितने महीने, वही 6 महीने तक आपने ये प्रोसेस करना है जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है। 6 मंथ जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 3 मंथ, बट आई विल recommend you for 6 मंथ। ठीक है, जो आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको कह रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है जी आपका whom we can sponsor। अगर आप मीन्स के खुद जॉब नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स फिर पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। मोस्टली केसेस में होता ही है कि हमें अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना पड़ता है। तो उसके लिए मीन्स कि आपको एक स्पॉन्सर ऑफ लेटर बनाना पड़ता है, एक एफिडेविट होता है, स्टाम्प कहते हैं जिसे इन उर्दू, और इंडिया में आई डोंट नो क्या कहते हैं। तो एक होता है एफिडेविट होता है, उस पर लाइक सारा कुछ लिखा होता है। अगर आपको सैंपल चाहिए हुआ तो मुझे एक ईमेल कर देना, मैं आपको एक सैंपल भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप वो सैंपल बना लेना और उसको फिर उस पर साइन वगैरह और नोटरी पब्लिक के स्टैम्प भी होनी चाहिए उस पर। तो वो अपने स्पॉन्सर बना लेना है और फिर हम एफिडेविट बना लेना है। और फिर हम कर किसको सकते हैं, देखें आपके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आपके उसमें आगे हैं, फादर आ गया आपका उसमें, ठीक है, आपकी मदर आ सकती है, ठीक है, ब्रदर आ सकता है, सिस्टर आ सकता है। मैं सिर्फ ये जो 4 बंदे हैं ना, मैं इनको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो फैमिली मेम्बर्स का क्या मतलब है, फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड रिलेशन है, सही है, जो खून का ताल्लुक है आपका, ना कि आपका चाय मामे ताते सॉरी चाचे मामे, ठीक है, ताए, ये सब मीन्स के मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उनकी स्टेटमेंट लें। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 बंदे हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इनमें से भी अगर किसी की स्टेटमेंट नहीं लग सकती तो फिर बंदे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, फिर वो अंकल हो गया आपका, ठीक है, आंटी या इस तरह से, तो वो फिर मतलब कि वो भी ठीक है लेकिन एवरेज है, वो उस पर वीज़ा लगने के चांसेस कोई ज़्यादा खास नहीं होते। मैं आपको बता दूं, कोशिश करें फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्लड रिलेशन, ये अंकल वंकल से दूर रहें आप। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका, कैन वी यूज़ बैंक मनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं है बट मेरे साथ ऐसे हो चुका है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जी आज वीज़ा मैंने अप्लाई आज कर दिया, मैं एम्बेसी से फ़ारग हो गया, तो क्या जो पैसे पड़े हुए हैं मेरे, ठीक है, बैंक में, तो क्या मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सही हो गया।
मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ जो स्टोरी हुई मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बता देता हूँ। मेरे जो आज से कोई 2-3 साल पहले यूरो का जो रेट था वो थोड़ा सा लो था, सही हो गया। तब की जो रिक्वायरमेंट थी वो कोई 12-13 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाती थी अकॉर्डिंग टू द यूरो रेट। यूरो का जो रेट था उस हिसाब से। तो जो मीन्स कि अब मेरा बजट जो था वो 12 लाख 13 लाख वो था भी, मेरे पास इतना ही पैसे, इतने ही पैसे थे, ठीक हो गया। मैंने भी स्पॉन्सर किया था अपने फादर को, हमारे पास इतने ही पैसे थे तब। तो मीन्स कि अब मुझे फ़ीस भी पे करनी थी अपनी, अब मुझे ट्यूशन फ़ीस पे करनी है भाई, मैंने टिकट लेनी है, मेरे और ख़र्चे हैं, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है मैंने। तो अब मीन्स के मैं यार ये वो खर्चे पूरे करूं या मैं बैंक में घुसेड़ के रखूं वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए, सही हो गया। मैंने क्या किया, मैंने मीन्स के अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की 5 महीने 4 महीने आराम से 6 महीने, सही हो गया। मेंटेन हो गई, 12-13 लाख क्लोजिंग बैलेंस था वहाँ पे बड़े अच्छे से। तो हर महीने मेरी ट्रांजैक्शन इन हुई, ट्रांजैक्शन आउट हुई, डाले भी निकाले भी। तो जब बारी आई ना 5वें महीने 6वें महीने जाके मेरी ट्यूशन फीस पे करने की बारी आई, तो मैंने मीन्स के क्या किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली। पहले बैंक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट लिया, बैंक का सर्टिफिकेट लिया, और जो बैंक स्टेटमेंट पे स्टैम्प्स होती हैं मैंने वो मैनेजर से करवाए, सिग्नेचर्स वगैरह करवाए। वो एक वैलिड, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट एक ओरिजिनल वाली बन गई। फिर जो पैसे पड़े थे बीच में उनका मीन्स के मैंने फिर ऑफ कोर्स मैंने फिर खर्चे थे मेरे, टिकट, ठीक है, ट्यूशन फीस, ये वो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया। बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले ही निकाल ली जिस पे लिखा हुआ था 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं जी बीच में। तो अब मुझे खर्चे करने थे, वो जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने निकलवाए वो अपनी फीसिस वीसिस जो भी टिकट विकट जो भी सारा कुछ खर्चा किया। एंड पे जी मेरे पास सिर्फ 2 लाख 3 लाख रुपए रह गए बीच में बैंक में। अब बस मैंने अल्लाह अल्लाह करके खैर करके मैंने कहा यार पता नहीं अब वो चेक करेंगे, कैसे करेंगे एम्बेसी वाले, पता नहीं करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन और मुझे इसका आंसर मिल ही नहीं रहा था। तो मतलब तो लकीली फॉर्चुनेटली वो जो वीज़ा ऑफिसर था उसने कोई पता नहीं किया बैंक से कि भाई ये बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ये जो बंदा जितने शो कर रहा है मेरे पास। तो मैं खुशकिस्मत था यार, आई वॉज लकी कि उसने पता नहीं चेक नहीं किया, या मे बी चेक करते ही नहीं है वो, मे बी ये प्रोटोकॉल ही नहीं है, और हो सकता है कि बैंक वाले बताते ही ना हो, मुझे नहीं पता, इस बात का आइडिया नहीं है। बट ये है कि आप इस तरह का रिस्क ना लेना, सही हो गया। क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है आपसे पूछ ले कि भाई अपना मोबाइल दिखाएं और मुझे दिखाएं कि आपके बैंकिंग जो एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, आजकल तो हर बैंक की ऐप आई हुई है ना, तो मुझे दिखाएं कि उसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं। तो फिर आप क्या करोगे, वो ज़ीरो दिखाओगे उसे। तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का भी बंदोबस्त कर लेना आप पहले से ही। तो मुझे नहीं पता कि कैसे करना चाहिए आपको, आप किसी से लाइक बोरो कर लें, उधार ले लें, किसी से पकड़ लें, बट जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि मेरे वाली बेवकूफ़ी रिस्क ना लेना जो जैसे मैंने किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। वो बैंक के जो पैसे पड़े हुए थे स्टेटमेंट वाले वो निकलवाने के अलावा कोई और मेरे पास तरीका नहीं था, तो मैंने फिर वही निकलवा लिए। तो आप लाइक क्या करना, आप रिस्क ना लेना, ठीक है। थोड़ी सी अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है वीज़ा पॉलिसी को लेके, अब वो पागल नहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे। पहले तो धड़ाधड़ इजीली दे देते थे वहाँ, क्योंकि लोगों का रश नहीं था, लोगों का रुझान नहीं था लिथुआनिया की तरफ से। अब जो पॉलिसीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, वो अब ज़रा ना डंडा ले के वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, सही है, वो ज़रा सख्ती से चेक करते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा करना कि जो बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो उनको उसी तरह रहने देना जब तक आपका वीज़ा इशू नहीं होता, ठीक है। आपका वीज़ा जैसा ही, आपका टीआरपी या वीज़ा जैसे ही इशू हो गया, आपने जिससे भी पैसे लिए हैं आप उसको वापस कर दें। सिर्फ 1 महीना और इंतज़ार करना है आपने जब तक आपका वीज़ा आपको मिल नहीं जाता, ठीक हो गया। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड मैं ये कह रहा हूँ आपको। अगर आपके पास लाइक और पैसे नहीं हैं, आपके पास यही है, बस यही है और है ही नहीं, बस फिर रिस्क ले लो, निकलवा लो पैसे बैंक से, बस स्टेटमेंट पहले निकलवा लेना।
ये है जी, बस शो कर देना वहाँ पे। तो आई होप सो कि आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई डोंट नो कि क्या टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो का, बट लेट्स सी। मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक 3-4 लोगों का कोलैब करें हम। हाँ, मैंने कहा हुआ है जो ऑलरेडी लिथुआनिया में हैं, तो कोलैब करेंगे, गपशप करेंगे अबाउट लिथुआनिया, उनका प्रोसेस, एवरीथिंग, काफ़ी मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि वो वीडियो आ गई है जिसमें आपका फ़ायदा है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।